बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 सवालात को यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला सवाल ये है, भाई पूछते हैं मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की, इकरारनामा किया, रजिस्ट्री नहीं करवाई। सेम वे उनसे मैंने मुख्तारनामा भी ले लिया क्योंकि मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा था कि कल को प्रॉफ़िट लेके इसको सेल कर दूँगा आगे। लेकिन वो कहते हैं जिस शख्स से जायदाद ली उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद वारसान ने इंतकाल वरासत करवा लिया। अब जब मैं उन्हें कहता हूँ प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे अदालत में दावा दायर करना पड़ा। अब इस दावे को चलते 4-5 साल हो गए हैं। तो ये बताएं कि ये केस किसके हक में होगा? अब वो किसके हक में होगा, इस पे तो मैंने उन्हें जो जवाब पेश करना था वो मैंने उनके सामने रख दिया। क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोबेबिलिटी होती है, 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये आपकी फ़ेवर में होगा या आपके अगेंस्ट होगा। चांस होता है कि जो भी आपके पास सबूत हैं या सो फार की जो प्रोसीडिंग हो चुकी है, उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या मुमकिना फ़ैसला इसमें आ सकता है। लेकिन इसमें जो अहम बात जो आप लोगों के सामने रखनी थी वो ये कि फैसला चाहे इसी शख्स के हक में हो जाए जिसके पास इकरारनामा है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि 4-5 साल वो तो ज़ाया हो गए। इस दौरान में लाखों रुपए हो सकता है अदालतों में लग भी चुके हों। सेम वे जिस अज़ियत, जिस तकलीफ़, टेंशन से गुज़रना पड़ा, अब ये सब क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, इंतकाल नहीं करवाया, बचत की और आपने इकरारनामा लिखवा लिया या सपोज़ आपने मुख्तारनामा भी ले लिया है। इवन देन वो मुख्तारनामा तो वैलिड है जब तक उस बंदा यानी देने वाला बंदा ज़िंदा है। वो फ़ौत हुआ, मुख्तारनामा भी ख़त्म हो गया, वारसान वो भी इनकार कर गए, वो आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो आपको ये लंबी लिटिगेशन से गुज़रना पड़ा, जिससे अभी भी गुज़र रहे हैं। हो सकता है यहाँ आपकी फ़ेवर में फ़ैसला आए, दूसरी साइड अपील में चली जाए। फिर आपका चाल सो चाल है, कब ख़त्म होगा कोई इसका एंड पॉइंट फ़िलवक़्त आपको नज़र नहीं आ रहा। इस तमाम से बचा जा सकता है, क्या करके? रजिस्ट्री करवा के। मैं हमेशा इस फ़ोरम पे यही बात करता हूँ कि आप इकरारनामा अगर करना है, तो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ वक़्त के लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपने लंबे अरसे इसी पे रिलाय करना है, तो फिर इसको अवॉइड करें। क्योंकि इसका एंड रिज़ल्ट वो अदालत ही है। ऐसे जब भी आप मुआहिदात करते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते और अमूमी तौर पे नहीं होते। तो फिर आपको अदालतों में ही जाना पड़ता है। उससे बचत इसी में है कि आप ट्रांज़ैक्शन ऑलरेडी आप कंप्लीट कर लें यानी रजिस्ट्री करवा लें या अगर आपने मुआहिदा करना है तो फिर भी डिस्कस करें। वकील साहब कोई भी आपके लोकल हों, उनसे कंसल्टेंसी लेके डिटेल से डिस्कस करके जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो, उस ऑप्शन पे फिर जाएँ ताकि आप इसको सिक्योर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा एक भाई पूछते हैं कि हमारा उनके गालिबन ताया वगैरह हैं, वो कहते हैं उनकी डेथ हो गई है तो आईडी कार्ड पे नाम और है जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और है। अब वो एप्लीकेशन दी है उस नाम की दुरुस्तगी के लिए, तो उन्होंने कहा है कि आप आईडी कार्ड को चेंज करवाएँ, ये नाम तो यही रहेगा। तो इसमें ऐसा है जनाब कि नाम जो असल नाम है, वो तो अब आपके इल्म में है। अगर असल नाम आईडी कार्ड वाला ही नाम है, तो यही नाम फिर बाकी जगहों पे भी होगा। अगर उनकी कोई तालीम वगैरह उन्होंने हासिल की थी, तो मैट्रिक की सनद पे भी यही नाम मिलेगा। अब जो रियल नाम है, उसको तो आपने चेंज नहीं करना। चेंज तो वो करना है जहाँ गलती है और गलती अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, तो वही करेक्ट होगा। और आपने कहा कि एप्लीकेशन दी हुई है एडीसीआर को, तो उसी को आप परस्यू करें। पटवारी वगैरह जो भी कह रहे हैं, वो अगर कहते हैं ये नहीं सही हो सकता तो वो अपनी रिपोर्ट दें। सिंपल। अब फैसला जो इस पे करना है वो तो डीसी एडीसीआर जिसके पास भी है उन्होंने करना है। और इसमें एक नोटिफिकेशन भी मौजूद है जिसमें तहसीलदार को ये कहा गया है कि तहसीलदार के पास ये इख्तियार है, वो नाम को दुरुस्त कर सकता है। जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम होगा वही नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया जाएगा अगर उसमें किसी तरह की गलती मौजूद है। और इसमें 15 दिन का टाइम मेंशन है कि 15 दिन में इसकी करेक्शन की जाएगी। तो आपका इधर ही मसला हल होगा। अगर आपको सिविल कोर्ट में भेजा जा रहा है कि आईडी कार्ड दुरुस्त करवाएं, अब बंदे की डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका होगा, तो वो सारी करेक्शन नहीं होनी। करेक्शन इधर होनी है जहाँ गलत हो चुका हुआ है, तो यहाँ बेसिकली करेक्शन करवानी है।
थर्ड एक सवाल है, भाई ये कहते हैं कि उनकी ग़ालिबन फूफो का ज़िक्र किया कि फूफो की डेथ हो गई है, तो वो वसीयत कर गई थी कि मेरे बाद ये जायदाद मेरे इस फलाँ भतीजे की है। और साथ में लिखा हुआ है कि वो हिबा कर गई हैं बेसिकली, कि हिबा कर गई हैं, मेरे बाद ये इसको दे दी जाए। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स ही एक दूसरे से तज़ाद रखती हैं। वसीयत होती है कि मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फलाँ की है, और हिब्बा होता है कि ये प्रॉपर्टी आज से ही फलाँ की है। इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि लोग इस तरह की तहरीर लिख लेते हैं कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी फलाँ को मिलेगी, और कह क्या देते हैं कि मैंने हिब्बा कर दी है। अगर आपने हिब्बा कर दी है तो फिर मेरे बाद वाला लफ़्ज़ नहीं उसमें आता। मेरे बाद वाला लफ़्ज़ उसी सूरत में आता है जब आप वसीयत कर रहे हैं कि फ़िलहाल तो ये जायदाद मेरी ही रहेगी। हाँ, जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो उसके बाद ये जायदाद फलाँ शख़्स को मिलेगी। उसको आप फिर हिब्बा नहीं कह सकते। अब ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। अगर एक ही तहरीर में ये दोनों बातें लिखी गई हैं, तो फिर इसका मतलब है वो तहरीर ही एक कह लें बेतुकी सी है, जिसका कोई एज़ सच मकसद नहीं है। अब वो अदालत में जाएँगे, अदालत उसकी तशरीह करेगी। क्या तशरीह करती है, उसको बिल्कुल ही रद्दी में फेंक देती है या उसको वसीयत की हद तक एक्सेप्ट करती है। वसीयत की हद तक एक्सेप्ट हो तो 1/3 हिस्सा ही आपको मिलेगा, बाकी तो नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जनाब, चिंगची वाले से मशवरा नहीं करना इस तरह के काम करते हुए। ये काम करते हुए मशवरा करना है किसी प्रॉपर वकील साहब से। उनसे रहनुमाई लेके तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट जब तैयार करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएँगी। अब चिंगची वालों से मैंने अगर ज़िक्र कर दिया तो उनसे मशवरा वो होगा जो उनकी फ़ील्ड है। उनसे आप वो मशवरा करें, जो वकीलों की फ़ील्ड है वो वकीलों से मशवरा करें। जो डॉक्टरों की फ़ील्ड है तो मेडिकल इश्यू है तो आप उनसे मशवरा करें। इसमें सिंपल यही बात है कि जो प्रॉपर बंदा है उससे आप कंसल्ट करके जब काम करेंगे, तो आपको कल को इस तरह के मसाइल उनका सामना कम करना पड़ेगा।